To see more videos like this, subscribe to our Decoded channel. नमस्कार, हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक हम एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से चिपके रहते हैं जो हमारी जिंदगी का शायद सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। पूरी दुनिया में रोजाना अरबों बार इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या कभी दिमाग में यह ख्याल आया है कि एक ऐसा ऐप जहां ना कोई फीस लगती है, न स्क्रीन पर कोई इरिटेटिंग विज्ञापन आते हैं, वो चलता कैसे है? चलिए आज इस मुफ्त सर्विस के पीछे का असली और डार्क बिजनेस मॉडल डिकोड करते हैं। $19 बिलियन। जरा इस अमाउंट के बारे में सोचिए। साल 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने इस ऐप को खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम चुका दी थी। और हैरानी की बात क्या है पता है? उस वक्त इस ऐप की अपनी कोई कमाई नहीं थी। रेवेन्यू एकदम जीरो, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। टेक इंडस्ट्री का हर दिग्गज तब बस यही सोच रहा था कि आखिर जुकरबर्ग एक ऐसी कंपनी पर इतना पैसा क्यों लुटा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, बिना किसी ऐड और बिना किसी फीस के कोई ऐप अरबों डॉलर कैसे कमा सकता है? सुनने में ये किसी बड़े जुए जैसा लगता है ना, लेकिन असल में ये सिलिकॉन वैली के इतिहास का कोई जुआ नहीं था। ये एक बेहद चालाकी से बुना गया मास्टर प्लान था, जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने था, फिर भी हम उसे देख नहीं पाए। आइए इसके पहले पहलू को समझते हैं। एक ऐसा वैचारिक टकराव जहां प्राइवेसी की टक्कर सीधा नेटवर्क इफेक्ट से हुई। इस मास्टर प्लान की जड़ें समझने के लिए हमें ऐप के फाउंडर ज़ेन कॉम के बारे में जानना होगा। उनका बचपन सोवियत यूक्रेन में बीता था, जहां हर किसी की बातों पर नजर रखी जाती थी। उनके लिए प्राइवेसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी लग्जरी थी। इसीलिए जब उन्होंने अमेरिका में ये ऐप बनाया तो उनका उसूल एकदम साफ था। नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स, यानी विज्ञापनों से उन्हें सख्त नफरत थी। लेकिन दूसरी तरफ थे मार्क जुकरबर्ग। उनका नेटवर्क इफेक्ट वाला प्लान बिल्कुल अलग था। वो बस उस डिजिटल कमरे पर कब्जा करना चाहते थे जहां पूरी दुनिया एक साथ बैठी है। और ये वैचारिक टकराव कोई आम बहस नहीं थी। जब जुकरबर्ग ने प्लेटफॉर्म के अंदर विज्ञापनों और यूजर डेटा का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो को फाउंडर ब्रायन एक्टन ने कड़ा ऐतराज जताया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने उसूलों के लिए $850 मिलियन के स्टॉक को ठुकरा दिया और कंपनी से बाहर आ गए। बाद में उसी प्राइवेसी को बचाने के लिए उन्होंने $50 मिलियन की फंडिंग से सिग्नल नाम का एक नया ऐप खड़ा कर दिया। अब आते हैं अपने पहले बड़े खुलासे पर, वो छिपा हुआ इंजन जो असल में सारे पैसे छाप रहा है। ओरिजिनल फाउंडर्स के जाने के बाद असली मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन का खेल शुरू हुआ। लेकिन ये खेल हमारी और आपकी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि बैक एंड में चल रहा था। इसे नाम दिया गया बिजनेस एपीआई। अब कंपनियों के मैसेजेस को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया। जैसे अगर कोई बैंक आपको ओटीपी या लॉगिन कोड भेजता है तो उसे प्रति मैसेज लगभग 40 पैसे चुकाने पड़ते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई ई कॉमर्स ब्रांड 50% डिस्काउंट वाला मार्केटिंग मैसेज भेजता है तो ये कॉस्ट सीधा 70 से 80 पैसे तक पहुंच जाती है। मतलब ये एक ऐसा अदृश्य टैक्स है जिसे हम और आप नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां खुशी खुशी चुका रही हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई कंपनियां एक छोटे से मैसेज के लिए इतने पैसे क्यों लुटा रही हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है 98% ओपन रेट। जरा सोचिए, जो प्रमोशनल ईमेल कंपनियां भेजती हैं वो अक्सर स्पैम फोल्डर में पड़े पड़े दम तोड़ देते हैं। कोई उन्हें खोलकर भी नहीं देखता। लेकिन इस ऐप पर आने वाले लगभग हर एक मैसेज को खोला और पढ़ा जाता है। बिजनेस के नजरिए से देखें तो लोगों तक पहुंचने का ये वो अचूक तरीका है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। और इसी से बनता है दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर फनल। मेटा यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से दोहरा मुनाफा कमाता है। इसे ऐसे समझिए, पहले वो सोशल मीडिया फीड में विज्ञापन दिखाने के लिए बिजनेस से पैसा चार्ज करते हैं। फिर जब कोई यूजर उस ऐड पर क्लिक करके सीधा चैट में एंटर करता है तो उस चैट एपीआई के लिए भी कंपनियों से पैसे लिए जाते हैं। मतलब एंट्री और एग्जिट दोनों दरवाजों पर मेटा का ही टोल टैक्स कट रहा है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े खुलासे की। इसे हम कहते हैं मेटा डेटा का जाल। जब भी हम चैट खोलते हैं तो एक मैसेज बड़ा सुकून देता है कि मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं। लगता है ना कि हमारी बातें बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी तकनीकी लूप होल का फायदा उठाया जाता है, जिसे मेटा डेटा कहते हैं। डेटा साइंस की दुनिया में ना कई बार आपके लिखे हुए शब्दों से ज्यादा अहमियत उस मैसेज के आसपास की जानकारी की होती है। मेटा डेटा का मतलब है कि मैसेज किस वक्त भेजा गया, दिन में कितनी बार भेजा गया और किसको भेजा गया, और ये सारी जानकारी पूरी तरह से ट्रैक की जाती है। इसे एक चिट्ठी और लिफाफे के उदाहरण से समझिए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि पोस्टमैन लिफाफे के अंदर की चिट्ठी तो नहीं पढ़ सकता,
लेकिन लिफाफे के ऊपर लिखा टू और फ्रॉम एड्रेस, उस लिफाफे का वजन और उसे किस वक्त पोस्ट किया गया, ये सब तो वो आसानी से देख सकता है ना। और सच कहूं तो किसी भी यूजर की सटीक प्रोफाइल बनाने के लिए बस इतनी ही जानकारी काफी होती है। और इसी मेटा डेटा के जरिए तैयार होता है आपका एक सोशल ग्राफ। सिस्टम को भले ही मैसेज ना पता हो, लेकिन उसे ये पता है कि रात के 2 बजे किस डॉक्टर से बात हो रही है या किस रियल एस्टेट एजेंट से लगातार संपर्क किया जा रहा है। जब इस डेटा को मेटा के बाकी सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स के साथ क्रॉस रेफरेंस किया जाता है तो उनके एआई को एकदम सटीक तरीके से पता चल जाता है कि आपको इस वक्त होम लोन का विज्ञापन दिखाना है या फिर डायबिटीज की दवा का। ये कमाल का है और थोड़ा डरावना भी। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, और वो है भारत का अल्टीमेट सुपर ऐप बनने का सफर। देखिए, यहाँ लक्ष्य सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप चलाने का कभी था ही नहीं। असली विजन तो चीन के वीचैट जैसा एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है जहाँ आपकी जिंदगी की हर जरूरत एक ही जगह पूरी हो जाए। और इसके लिए भारत सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2009 में एक सिंपल चैट ऐप से शुरुआत होती है। 2018 में बिजनेस एपीआई लॉन्च होता है। 2020 में यूपीआई पेमेंट्स को जोड़ दिया जाता है और अब 2024 में वो नीले रंग का मेटा एआई रिंग भी हमारी चैट्स में आ चुका है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक एक कदम हमें इस ऐप पर पूरी तरह से निर्भर बनाने के लिए उठाया गया है। और भारत में तो ये सुपर ऐप वाला विजन अब लगभग हकीकत बन चुका है। आज हम बिना ऐप बदले उसी चैट इंटरफेस में राशन ऑर्डर कर सकते हैं, दिल्ली या बैंगलोर मेट्रो की टिकट बुक कर सकते हैं, और तो और डिजी लॉकर से अपनी वैक्सीन सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं। किसी अलग ऐप को डाउनलोड करने या वेबसाइट पर जाने की कोई जरूरत ही नहीं, सब कुछ उसी एक चैट विंडो के अंदर। अब अगर पेमेंट मार्केट की बात करें तो यहाँ की स्ट्रैटेजी और भी दिलचस्प है। बाकी पेमेंट ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले अपना फ़ोन खोलकर उस ऐप पर जाना पड़ता है, मतलब आपके पास एक इरादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा हथियार है आपका लगातार एक्टिव अटेंशन, क्योंकि ऐप तो आप दिन भर खोले ही बैठें, बस उस छोटे से रुपए वाले आइकन पर क्लिक करना है और पेमेंट डन। ये सीधे सीधे यूज़र की अटेंशन पर कब्जा करने की जीत है। और इस मास्टर प्लान का जो सबसे आखिरी फेज है ना, वो पूरी तरह से एआई पर टिका है। जो एआई मॉडल्स आज हमारी आपकी बातचीत के पैटर्न से सीख रहे हैं, वो कल क्या करेंगे? भविष्य में मेटा छोटे दुकानदारों और बिजनेसेस को ये 24/7 काम करने वाले एआई डिजिटल कर्मचारी बेचेगा। ये एआई एजेंट्स ग्राहकों से ऑर्डर लेंगे, उनसे मोल भाव करेंगे और पेमेंट भी कलेक्ट करेंगे। यानी ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि एक प्रॉपर डिजिटल एम्प्लॉय होगा। और सोचिए, इन कर्मचारियों की सैलरी सीधी किसके पास जाएगी? जी हाँ, सीधे मार्क जुकरबर्ग के पास। आज ये प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी में इतना गहराई तक घुस चुका है कि ये टू बिग टू फेल बन गया है। सोचिए, अगर आज कुछ घंटों के लिए भी इसका सर्वर डाउन हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ रिश्तेदारों के गुड मॉर्निंग मैसेजेस नहीं रुकेंगे, बल्कि पूरे देश का लॉजिस्टिक्स, छोटे बिजनेसेस के ऑर्डर्स और हर जरूरी कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप पड़ जाएगा। आज के समय में इसका बंद होना एक देशव्यापी पावर कट से कम नहीं है। अपने इस एक्सप्लेनर को हम टेक दुनिया के एक बहुत ही मशहूर और कड़वे सच के साथ खत्म करेंगे। अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद ही वो प्रोडक्ट हैं। ये बात सच में बहुत गहरी है। अगली बार जब भी कोई मुफ्त सर्विस इस्तेमाल करें तो एक बार खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या इस सुविधा के बदले हम अपना डेटा, अपनी प्राइवेसी और अपना ध्यान अनजाने में बेच तो नहीं रहे हैं। इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यही खत्म करते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर। To see more videos like this, subscribe to our Decoded channel.